Hi my students, this is Ravindra Patni speaking to you. I am going to give you and solve for you MCQ question bank based on linear equation in two variables. This is part 1 presented by Patni classes. Subscribe our channel for getting more new updated videos on mathematics. Our channel ensures that we will make your mathematics very easy and give you the very good score in your all coming examination. Wish you all the best. So let us start today's session with problem number 1. हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है जहाँ पर x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और हमें निकालना है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू हाउ मच। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। हमें ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए आइडिया करेंगे कि हमको 5x प्लस 3y की वैल्यू निकालनी है। तो x का वैल्यू दिया हुआ है हमें 2, तो x के जगह पे 2 ला के रखते हैं। ये x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो x के जगह पे 2 ला के रखा है और y का वैल्यू 3 दिया हुआ है और हमने यहाँ पर 3 ला के रखा है। तो ये 10 हो जाएगा और ये 9, 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19। अभी देख लो ऑप्शन 19 है क्या, और पहला ऑप्शन 19 है तो x इज इक्वल टू 19, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 20 और मतलब इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 20 और x का वैल्यू दे रखा है वह है 2 और हमें y का वैल्यू निकालना है। तो x के प्लेस पे 2 रखेंगे और y के प्लेस पे कुछ भी नहीं रखेंगे क्योंकि हमें 2 फाइंड करना है, दैट इज 2 फाइंड। तो अभी ये हो जाएगा 4 और ये 3y इक्वल्स टू 20। अभी 3y इक्वल्स टू 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20 माइनस 4, तो 3y इक्वल्स टू 16 हो गया, y इक्वल्स टू 16/3 हो गया। अभी देखिए ये ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन बी है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देयरफॉर y इक्वल्स टू 16/3 इज द आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। पर हमें 2 इक्वेशन दिया है उन्होंने और बोला है कि भाई आपको सॉल्यूशन सेट ढूंढ के लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 y इक्वल्स टू 4 इक्वेशन में लाके रखते हैं 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 और देखते हैं कि LHS RHS होता है क्या, 6 प्लस 20 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पर 26 है तो 26 आया है, LHS RHS हो गया है। और अभी सेकंड इक्वेशन देखते हैं x प्लस 5y इज इक्वल टू 22 होता है क्या, तो 3x प्लस 5y मतलब इक्वेशन 2 में ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी ऑप्शन ए के जो वैल्यूज है x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 4 वो सेकंड इक्वेशन में रखते हैं हम। तो क्या मिलता है देखेंगे, x के जगह पे 2 रखेंगे और y के जगह पे 4 रखेंगे, 2 प्लस 20 इक्वल्स टू 22। सारा नहीं लिखना है आपने क्योंकि ये CT एग्जाम है, तो CT एग्जाम में सारा लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसे ही करने की आपको आदत डालनी। 22 देखिए ऑप्शन ए के x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 LHS और RHS देते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऐसे बोलेंगे हम। अभी हमें तो पता होगा कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी का एक वैल्यू रख के देखते हैं इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो 3 इंटू 4 प्लस
5 इंटू 2 LHS RHS होता है क्या देखेंगे, तो LHS ये 22 हुआ और RHS में क्या है 26 है, इसका मतलब LHS RHS नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब दो इक्वेशन दिए होते हैं तो दो इक्वेशन में जब भी हमें सॉल्यूशन सेट ढूंढना होता है तो इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जाता है। जब हम 10th के बोर्ड एग्जाम लिख रहे होते हैं तब हम सॉल्व करते हैं, लेकिन जब हम MCQ की टेस्ट लिख रहे हैं तब इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते, सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई कौन सा आंसर आपका जो दिए हुए आंसर ऑप्शंस है उसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, यही ढूंढ के लेना है हमें, बाकी कुछ नहीं करना है। तो टाइम सेव करने के लिए इक्वेशन भी ना लिखिए आप। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ ऑफ 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 24, इसका ग्राफ हमें पता करना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। इसको कैसे ढूंढोगे आप, आइडिया नंबर 1, पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है, तो RHS में क्या दिया हुआ है 24। ये ट्रिक है, 10th स्टैंडर्ड की ट्रिक अलग है, जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ वो ट्रिक अलग है। तो यहाँ पर 24 है, ये शॉर्टकट टेक्निक है इसकी। तो यहाँ पर 24 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 24, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 24। तो अभी बनेगा 3x अपॉन 24 प्लस 6y अपॉन 24 इक्वल्स टू 1। ये 24 कट हो जाएगा तो हमको 1 मिल गया। अभी कट होता है क्या देखना है, 3 1 जा और 3 8 जा कट हो गया, 6 1 जा 6 4 जा यह भी कट हो गया। तो अभी हमें मिला है x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जो है x के नीचे क्या नंबर है आपके पास 8 है, तो इसको ऐसे लिखो 8 कामा 0, और y के नीचे 4 है तो इसको ऐसे लिखो 0 कामा, मतलब जब x के नीचे होगा तो x के जगह x कोऑर्डिनेट के जगह पे लिखना है आपको, और y होगा तो y कोऑर्डिनेट के जगह पे लिखना है। x और x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपको पता होगा, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो x और y कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। तो 8 कामा 0, तो आपने देखना चाहिए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो समझो 5 6 है बाकी। तो x इक्वल टू 8, तो ग्राफ में देखिए जो ग्राफ में लाइन 8 के पास से जा रही है, देखो ये वैल्यू जो है 8 कामा 0 हो गई, और लाइन दूसरी जो लाइन का दूसरा किनारा है वो 0 4 से जा रहा है। देखिए मतलब ये जो 2 पॉइंट हमने बनाए निकाले वो पॉइंट से लाइन जा रही है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि बाकी जगह पे दूसरे ऑप्शन में 5 और 6 है जो हमारे आंसर से टैली नहीं करता है। सी और डी तो अलग ही दुनिया है, वो तो कुछ भी मैच नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया है ए। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो मुझे फीडबैक दीजिए, तो मैं आपको इस तरह के और प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। तो मेरे कमेंट्स में आप फीडबैक दीजिए, आई विल सर्टेनली सॉल्व मोर प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप फॉर यू। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 4 6 2 3 इक्वल्स टू हाउ मच। तो हमें पता है अगर कोई ABCD का डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला बनता है AD माइनस BC। तो 4 6 2 3 दिया हुआ है, तो A के जगह ये क्या कहलाएगा A, ये कहलाएगा B, ये कहलाएगा C और ये कहलाएगा D। तो AD माइनस BC निकालना है, तो 4 इंटू 3 माइनस मतलब A इक्वल टू 4 हो गया और D इज इक्वल टू 3 हो गया। BC
b इज इक्वल टू 6 हो गया, c इज इक्वल टू 2 हो गया, तो ये 12 माइनस 12 हो गया इक्वल्स टू 0। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया 0, तो यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन है। और तो इस तरीके से देखना है। और यहाँ पर कैलकुलेशन करते समय आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से उन्होंने 22 आंसर दिया होता है और आपकी नज़र ये माइनस से हट चुकी होती, तो आप 24 पे भी ठीक लगा देते। बाई चांस यहाँ पर 24 ऑप्शन नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जानबूझ के वो पॉसिबल आंसर सारे लिखते हैं, तो स्टूडेंट की छोटी भी गलती उसको सही आंसर से दूर लेके जा सकती है। तो AD माइनस BC ये ध्यान में रखना है इस फार्मूले के लिए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD इक्वल्स टू AD माइनस BC। कैसे याद रखोगे? या देखो, ये AD पहले हो गया और उसके बाद BC दूसरा हो गया, दैट इज AD माइनस BC। I hope you understood this. Let us move to the question number 6. Okay, इस प्रॉब्लम में रूट A, रूट B दिया हुआ है। 4 ऑप्शन ढूंढना है हमको, और यह भी डिटर्मिनेंट का ही प्रॉब्लम है। तो आप वापस से रिकलेक्ट करते हैं, ABCD अगर होगा तो उसका रिजल्ट बनता है AD माइनस BC। मतलब ये A हो गया और ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। AD माइनस BC मतलब रूट A इंटू रूट A करना पड़ेगा, माइनस रूट B इंटू रूट B करना पड़ेगा। रूट A इंटू रूट A को ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ A इंटू A और B इंटू B। और उसके बाद ये रूट में अगर एक बार एक नंबर 2 बार हो तो एक ही बार लिखा जाता है। यहाँ पर भी रूट भी B हो जाएगा। फिर भी आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, अगर 2 बार रूट मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर A होता है। आपको इसका ध्यान रखना है। रूट 2 इंटू रूट 2 होगा तो उसका आंसर 2 होगा, तो 2 बार होने पे आंसर बनता है, एक ही बार लिखना पड़ता है और रूट भी चले जाता है। तो AD माइनस BC का आंसर आ रहा है A माइनस B। ऑप्शन बी पर A माइनस B है, तो ये ऑप्शन B करेक्ट है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में हमने डिटर्मिनेंट निकाला, लेकिन वहां पर रूट था, तो रूट की जो भी एप्लीकेशन थी वो अप्लाई किया हमने, तो दैट इज अ फाइनल रिजल्ट इज A माइनस B। तो A माइनस B हमारा आंसर हो गया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 2 डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करने के लिए ABCD अगर डिटर्मिनेंट होगा तो हमें पता है उसका आंसर बनेगा AD माइनस BC। तो यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट है और ये सेकंड डिटर्मिनेंट है। और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारा क्वेश्चन न लिखे, सारा क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो आप ओरली करें। क्वेश्चन की तरफ आपकी आंखें होनी चाहिए और पेपर पे आपका पेन चलना चाहिए और दिमाग से सोचना चाहिए। तो AD माइनस BC फर्स्ट डिटर्मिनेंट के लिए बन जाएगा 4 रूट 5 माइनस रूट 8 इंटू रूट 2, और दूसरे डिटर्मिनेंट के लिए बन जाएगा 6 इंटू 2 रूट 5 माइनस 12 इंटू रूट 5। ये बन जाएगा 4 रूट 5 माइनस रूट 16 प्लस 12 रूट 5 माइनस 12 रूट 5। ये प्लस और माइनस होने पे ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, और यहाँ पर रूट 16 इज इक्वल्स टू 4 बनेगा, तो 4 कॉमन ले लेंगे हम, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू 4 इज अ कॉमन, इन ब्रैकेट वी डू गेट रूट 5 माइनस 1। तो देखिए ये ऑप्शन A है, तो वी कंसीडर ऑप्शन A एज अ करेक्ट, एंड सो दिस इज द वे वी हैंडल 2 डिटर्मिनेंट्स।
Let us move to the question number 8. Now we have to use Cramer's rule to find the ratio of dx and dy. So two equations are given. Let us call it as a equation 1 and let us call it as a equation 2. And comparing first equation with a1x b1y equal to c1 and comparing second equation with a2x b2y equal to c2. Now d becomes a1 b1 a2 and b2. So now to find the dx, a1 and a2 are replaced by c1 c2. This is c1 and this is c2. So to find dx, a1 and a2 replaced by c1 c2, that means 5 and 3 will come here and b1 and b2 will come here, that is a b1 is a 3 and b2 is 5. The result of is 25 minus 9 equal to 16. This is for dx. Now to find the dy, you have to keep as it is a1 a2, but you have to replace b1 b2 by c1 c2, that is 5 and 3. a1 is here is a 2 and a2 is equals to is a 4. So the 2 and 4 as it is, but c1 and b1 b2 replaced by c1 c2. So I have got here 6 minus 20 is equals to minus 14. Now I require to find the ratio of dx upon dy. So dx is nothing but 16 and dy nothing but minus 14. 2 8s are and 2 7s are. So that is equals to 8 upon minus 7 equals to minus 8 upon 7. That is option number C is correct. Let's move to the question number 9. इस इक्वेशन में उन्होंने बोला है नंबर ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल का मतलब होता है जो हमेशा बदल सकता है, जिसकी वैल्यू बार बार बदली जा सकती है. अपने आप नहीं बदलेगी, हम जो बदलेंगे तो वो बदल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. इस इक्वेशन में x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, y की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है. x और y इस इक्वेशन में रखने पे हमें 6 मिलेगा. तो जो वैल्यू बार बार बदली जा सकती है उसे वेरिएबल बोला जाता है, और जिसे बदल नहीं सकते उसे कांस्टेंट बोला जाता है. मतलब ये 5 कांस्टेंट हो गया और ये x वेरिएबल हो गया और ये 2 कांस्टेंट हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू एक बार आपने 2 बोल दिया है. आपने कहा कि 2 लड़के आए, तो उसे 2 लड़कों को हम 3 लड़के नहीं बना सकते क्योंकि वो कांस्टेंट हो गया. लेकिन बरसात कितनी आएगी वो वेरिएबल हो गया, वो कांस्टेंट नहीं होता है. कभी बरसात कम होगी, कभी ज्यादा होगी. मतलब बरसात का गिरना एक वेरिएबल क्वांटिटी है. लेकिन 2 स्टूडेंट क्लास में आ गए तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसको 3 नहीं कर सकते. आपने एक बार 2 स्टूडेंट आने के बाद गेट बंद कर दिया तो पूरे दिन भर क्लास में 2 ही स्टूडेंट रहेंगे. तो जिसे बदला नहीं जा सकता है वो कांस्टेंट, और जिसे बदला जा सकता है वो वेरिएबल. मतलब y वेरिएबल हो गया. मतलब इस इक्वेशन में x और y 2 वेरिएबल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 वेरिएबल्स. तो ये क्वेश्चन का आंसर बनता है 2 वेरिएबल्स. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. नाउ यहाँ पर डिटर्मिनेंट a माइनस 2 3 5 इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू हाउ मच. तो वापस से हम वही फार्मूला रिकलेक्ट करेंगे, AD माइनस BC, मतलब 5a माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 10.
5a equals to 10 minus 6, 5a equals to 4, a equals to 4 upon 5. First option is correct. Question number 11. यहाँ पर दिया हुआ है 3x plus 4y equals to 12. ये लाइन है जिसका ग्राफ भी दिया हुआ है और वो ग्राफ जो है एक पॉइंट से गुजर रहा है, लाइन एक पॉइंट से जा रही है। द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A2, K। तब K का वैल्यू हमें पता करना है। तो हमें पता है कि 2 जो है वो x कोऑर्डिनेट होगा और जो K है वो y कोऑर्डिनेट होगा। जो लाइन पॉइंट से जा रही है तभी वो जा सकती है जब वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करे। मतलब हमें K का वैल्यू निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लाकर इक्वेशन में रखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें K की वैल्यू आएगी। मतलब 3 into 2 plus 4 into K is equals to 12. 6 plus 4k equals to 12. 4k equals to 12 minus 6. 4k equal to 6. k equal to 6 by 4. अभी इसको कटिंग करते हैं हम। 6 by 4 को 2 3 और 2 2 तो ये बन जाएगा 3 by 2। मतलब k is equal to 3 by 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप भी मेरे साथ नोटबुक में करते रहे तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप मेरे साथ करोगे और ज़्यादा ध्यान देके करोगे तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी आपको। तो डू अलोंग विथ मी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास उन्होंने कहा है कि रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा x और y, मतलब ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेड्थ। अभी उन्होंने कहा है कि इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब ये भी x और ये भी x, पेरीमीटर हमें पता है 2x plus 2y equals to 22। 2 कॉमन निकाला, x plus y equals to 22। अभी बन जाएगा x plus y equals to 22 upon 2। 2 1 1 1, तो ये बन जाएगा x plus y equals to 11। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। क्वेश्चन से तो ये क्लियर है कि हमें 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और x और y निकालना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि लेंथ इज 1 सेंटीमीटर मोर, मतलब लेंथ को x समझा है और ब्रेड्थ को y समझा है। अगर y में 1 plus 1 मिला देते तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब x minus y equals to 1। अभी ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते x plus y equals to 11, x minus y equals to 1। जब आप MCQ एग्जाम को जा रहे हो तो इतने स्टेप सारे लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा स्टेप लिख रहा हूँ। लेकिन आप कोशिश करें कि आप कम से कम स्टेप लिखें। आपको अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे तो ज़्यादा स्टेप करने ही है। लेकिन आपने जब अंडरस्टैंड होने के बाद इसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो स्टेप नहीं करना है। तो अभी ये इक्वेशन 1 और 2 लिख लिया हमने, ये और एक कट हो गया, तो ये बन गया 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 12 बाई 2, x इज इक्वल टू 6 मिला है।
अभी हमें y की वैल्यू निकाल के देनी है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, y इक्वल्स टू 11 माइनस 6, y इक्वल्स टू 5। और उन्होंने कहा है कि एरिया, तो एरिया हमें पता है, आप रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ये फार्मूला हमें पता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ का वैल्यू 6 है, ब्रेड्थ का वैल्यू 5 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आया है। तो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। हमें दिया हुआ है 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो इसको हम कैसा लिख सकेंगे? इसको हम लिख सकेंगे इन्वर्टिंग बोथ साइड। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/10 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। और उन्होंने दे रखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 दे रखा है, इसको भी इन्वर्टिंग करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/20, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/20। तो दो इक्वेशन है हमारे पास। अभी इनको ऐड करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई चले जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x बनेगा और ये बनेगा 1/10 प्लस 1/20। अभी यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2/2 करना पड़ेगा ताकि वो डिनोमिनेटर 20 बन जाए और 2x इक्वल्स टू बन जाएगा वो 2/20 प्लस 1/20। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो जैसा कि a/b प्लस c/b अगर होगा तो हम इसको a प्लस c/b लिख सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं। तो 2 प्लस 1/20 हो गया ये। तो अभी बन जाएगा 2x इक्वल्स टू 3/20। तो x इज इक्वल टू बन जाएगा 3/20 इंटू 2, तो x इक्वल्स टू 3/40। तो ऑप्शन नंबर सी में 3/40 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 750 एंड रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 2%, देन बाइंग प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच। तो मार्केट वैल्यू कितना होगा? मार्केट वैल्यू उसका हो गया ₹750 और ब्रोकरेज हो गया 2%, मतलब 750 का 2% निकालना है। कैसे निकालेंगे? 750/100 इंटू 2, 0 कट हो गया, ये बन गया 7.5 इंटू 2। मल्टीप्लाई करिए, 2 5 10, 1 2 7 14 प्लस 1 15, 15.0 हो गया। तो बाइंग प्राइस क्या होता है? बाइंग प्राइस जो है वो होता है मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू बन गया उसका 750 रुपीज और ब्रोकरेज बन गया 15 रुपीज। 750 और 15, तो ये बन जाएगा 765। ऑप्शन सी जो है वो है हमारा आंसर, मतलब बाइंग प्राइस हो गया 765। तो हम जब 750 रुपए का शेयर खरीदेंगे तो हमें ब्रोकर के थ्रू खरीदना पड़ता है। ब्रोकर मतलब जो ऐसा पर्सन जो हमें शेयर्स खरीद के देता है, मदद करता है, उसको सारी जानकारी होती है कि शेयर्स खरीदते समय क्या करना चाहिए, पैसे कहाँ भरना चाहिए, वो हमारे लिए मेहनत करता है।
हमें उसे सिर्फ पैसा देना पड़ता है, लेकिन वो शेयर मार्केट से शेयर खरीद कर हमें लाकर देता है, उसको ब्रोकर कहते हैं। ब्रोकर को जो हम पैसा देते, जैसा डॉक्टर की फीस देते हैं, वैसे ब्रोकर को ब्रोकर की फीस देते हैं। तो ब्रोकर की जो फीस होती है उसको ब्रोकरेज कहा जाता है। तो ब्रोकरेज था 2%, मतलब ब्रोकर की फीस हो गई 15 रुपया। तो हमें वो 15 रुपया भी देना पड़ेगा, और जो एक्चुअल शेयर का वैल्यू है 750 रुपीज, वह भी देना पड़ेगा उसको। तो उसको सारा मिला के ब्रोकर को 765 रुपीज देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। इन क्वेश्चन नंबर 15 हमें एक टेबल दिया हुआ है और इक्वेशन भी दिया हुआ है, और टेबल के लास्ट रो में ABC दिया हुआ है, और ABC A का मतलब x, y, B का मतलब भी x, y, और C का मतलब भी x, y। मतलब ABC का वैल्यू हमें ढूंढ के निकालना है। ऑप्शन में ऑब्जर्व करेंगे तो 3,9/2 एवरी प्लेस पे है, मतलब एक आंसर तो फ्री में हमें मिल गया। 3,9/2 तो आंसर होना ही है, तो 3,9/2 पर हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो फर्स्ट A बैठे बिठाए हमें मिल गया, A इक्वल्स टू 3,9/2, एक आंसर डायरेक्टली मिल गया। अभी सेकंड आंसर ढूंढना है, तो हमें इक्वेशन लिखेंगे x + 2y = 12, और सेकंड कॉलम में 4 दिया हुआ है, मतलब x नहीं दिया हुआ है, ओनली y का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम इस इक्वेशन में y का वैल्यू लाकर रखते हैं 12, तो x + 8 = 12, तो हमें मिलेगा x = 12 - 8, x = 4। मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो है 4,4। देखिए 4,4 कहाँ पर है? 4,4 दो जगह पे है, मतलब अभी B और C, मतलब दो रॉन्ग ऑप्शन हटा दिए जाए। करोड़पति में होता है ना, दो ऑप्शन रखे जाए और दो ऑप्शन हटाए जाए। तो 4,4 D में भी है और C में भी है, A में नहीं है, तो ये ऑप्शन हटा दिया जाए, ये ऑप्शन भी हटा दिया जाए। एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो अभी 4,4, अभी B और C में से हमें एक को डिसाइड करना है। तो थर्ड ऑप्शन में इक्वेशन वापस लिखेंगे, x + 2y = 12, तो थर्ड कॉलम में 0 दिया हुआ है, x = 0, तो 0 + 2y = 12, 2y = 12 अपॉन y = 12/2 बनेगा, तो y = 6 बनेगा, तो 0,6। अभी B और C ऑप्शन में देखिए 0,6 कहाँ पर है, वो हमारा आंसर बनेगा। मतलब सारे गलत ऑप्शन हटा दिए जाए, एक ही ऑप्शन रखा जाए, और वो है C, तो हमारा आंसर बन गया C। तो डियर स्टूडेंट्स, this is the end of part 1, and once you submit your homework on the part 1, I shall be sending you to the part 2. So end of part 1 मैं डिक्लेयर करता हूँ, और part 2 तभी दिया जाएगा जब आप हमारे part 1 का रिलेटेड जो होमवर्क है वो हमें ऑनलाइन सबमिट करोगे, तभी आपको पार्ट 2 दिया जाएगा, तब तक पार्ट 2 नहीं दिया जाएगा। सो गेट द पार्ट 2, यू रिक्वेस्ट मी एंड सेंड योर नंबर ऑन माय व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9527106457।
So wish you all the best. Meet you soon with the part 2. Bye bye.